नमस्कार कर्नल टिक्कू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोबारा मेरे को बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट पर। एक सिग्निफिकेंट पॉडकास्ट है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने टाइम निकाल लिया अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए। सर, गुजरात में जिस तरह से 15 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, क्या समझा जाए? पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से सबक नहीं लिया? अभी भी वो टुच्ची टुच्ची हरकतें कर रहा है घुसपैठ की। देखिए, साउथ एशिया के अंदर, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ हो रहा है, और ये जो भी हो रहा है इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, और अमेरिका के साथ 3 और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट देश इन्वॉल्व है। एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है, चाइना उस हद तक नहीं है, लेकिन एक और बहुत ही बड़ा इनका समर्थक है, वो है हिंदुस्तान का 5th कॉलम। और हमें ये जो सर क्रीक में हुआ है, हमें इसको कश्मीर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कश्मीर तो पिछले 35 साल से यही हो रहा है, और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते भी एनकाउंटर हुआ, कुलगाम में हुआ, शोपियान का साउथ कश्मीर में होता ही रहता है। तो कल कुपवारा में 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को निकाल भी दिया गया, बिकॉज वो हेल्प कर रहे थे कंसाइनमेंट आने पर उनको छुपाने के लिए। कश्मीर का अलग पहलू है, लेकिन ये जो मेनलैंड इंडिया में हो रहा है और सर क्रीक में जो हुआ है, ये उस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, उस दिशा की तरफ जा रहा है जहां पर कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने बोला हम अगली बार जो है बड़ा हमला ईस्ट से कर लें। पहली बात। दूसरा, कल पाकिस्तान का विदेश मंत्री 2012 के बाद सबसे सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल बांग्लादेश पहुंचा है। उसके अलावा कई लोअर लेवल में आईएसआई के ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बांग्लादेश चले गए हैं। अब हमें कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए एक बहुत समस्या पैदा कर रहा है, और इस सब को चलाने वाला अमेरिका है। शायद लोग मुझसे कहेंगे कि भाई आप बहुत ज्यादा आगे सोच रहे हो, ये गलत है, लेकिन ये मेरा मानना है, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वो तो मोहम्मद यूनुस ने डायरेक्टली क्लिंटन के शोल्डर पर हाथ रख के बोला कि ये आदमी था जिसने वहां पर रेवोल्यूशन लाया। और रेवोल्यूशन इसलिए लाया गया कि उनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था ताकि अमेरिका उधर अपनी फौज बिठा सके। इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट जो है उसमें विशाखापट्टनम वगैरह जो सबमरीन डॉक्स हैं हमारे, उन पर निगरानी रखे। चांदीपुर जहां से सब हमारे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखे। तो ये एक बहुत ही गहरी चाल है, और मैं मानता हूं कि ट्रंप के ने जो यू टर्न किया अपनी पॉलिसी में भारत के बरखिलाफ, जो बिल्कुल हमारे साथ थे, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था। उनके कितने स्टेटमेंट्स हैं, और हमने भी पिछले 10-12 साल से काफी इन्वेस्ट किया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाने में, लेकिन उन्होंने कंप्लीट यू टर्न किया, क्योंकि उनका कुछ प्लान है इंडिया के लिए, और वो सोचते हैं कि इंडिया का प्लान हम वैसे ही आगे बढ़ा सकते हैं जैसे उन्होंने मोहम्मद गद्दाफी को हटाया, सदाम को हटाया, सर्बिया बनाया, ये सब जगह, यूगोस्लाविया, यूक्रेन को आगे युग में धकेल दिया, क्योंकि वहां पर भी पहले आपने देखा होगा सत्ता परिवर्तन हुआ था, और 1913 में, और फिर ये जेलेंस्की बना, और जेलेंस्की के बाद आपने देखा होगा कि नेटो और अमेरिका ने कैसे इसका इस्तेमाल किया रशिया के अगेंस्ट, वहाँ क्या हाल हो रहा है अभी। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्लान जो है अमेरिकन डीप स्टेट का यही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करो, और अपने अपने जो उनकी बात को मानने वाले हैं, खासकर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, उनके साथ मिलकर इस सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया में वो अपनी पैठ जमा कर रखे, ताकि चाइना और रशिया का वो मुकाबला कर सके।
तो ये जो घुसपैठ हो रही है ये भी वही एक उसी का एक पहलू है। आपने एक न्यूज आई थी कि बांग्लादेश का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी 24 परगनाज में वेस्ट बंगाल में पकड़ा। बीएसएफ ने पकड़ा, और फिर जब उसकी तलाशी ली गई तो वो सीनियर पुलिस ऑफिसर निकला। तो बांग्लादेश पुलिस का कोई आदमी इधर आता है इंडिया में, क्या कोई ऑर्डिनरी उसको कोई शर्म तो चाहिए नहीं इधर, क्योंकि वो तो वैसे ही सीनियर पुलिस ऑफिसर है। तो वो किस लिए आया? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन के लिए आया, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए आया। और वेस्ट बंगाल में मानता हूं हमारा सबसे बहुत बहुत संवेदनशील इलाका बना है, क्योंकि 4100 किलोमीटर के करीब तो उसका बॉर्डर है, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है ईस्ट में, और उसमें से तकरीबन आधा तो वेस्ट बंगाल में ही है। और जितनी भी उनकी, मैं खुद उधर गया हूँ, मैंने वो इलाका देखा है बहुत करीबी से। वो आप तो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते कि जब आप बॉर्डर एरियाज में घूम रहे हैं कि ये बांग्लादेश है या इंडिया है। इतना डेमोग्राफिक चेंज आया है, इतनी थिंकिंग में उनका भारत की थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो अगले कुछ महीने हमारे लिए मेरे ख्याल से एक डिफिकल्ट फेज होगा। सर, आपको याद होगा कि ये जो मुल्ला मुनीर है, इसने अमेरिका से जामनगर रिफाइनरी को टारगेट करने की बात कही थी, और अगर अब ये 15 वहां से आ रहे हैं, कच्छ से आ रहे हैं, सर क्रीक से घुसपैठ कर रहे हैं नावों में सवार होकर, तो टारगेट तो कुछ भी हो सकता था। एब्सोल्युटली, आई मीन इसमें क्या शक है हमको। देखिए, हमारी जो वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वहां बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स, स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। गोवा में हमारी बड़ी बेस है, धारवाड़ में हमारी बड़ी बेस है कर्नाटका के तट पर, और ऐसे करके कोची में हमारी बहुत बड़ी नेवल। तो हमारे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, कई जगह तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, मैंने आपको भी गिना भी दिया। तो नेचुरली वो हम पाकिस्तान ऐसा तो प्लान करेगा नहीं कि इनको हम नेपाल के रास्ते से भेजें या कश्मीर के रास्ते, क्योंकि वहां फिर पहुंचना ही, जब तक वो पहुंचेंगे तब तक पकड़े जाएंगे। तो सर क्रीक में अगर वह 10-15 बोट्स में उन्होंने भेज दिया, हर महीने 2-2 भेज दिया, एक आधा अगर घुस गया, बाकी पकड़े गए, तो उनका काम तो हो गया। तो एंड फिर ये बोल रहे हैं कि हम मछुआरे हैं, कैसे पता है किसकी क्या ट्रेनिंग हुई, कौन से मिलिटेंट कैंप से आ रहे हैं, हथियार कहाँ छुपा रखे हैं उन्होंने। तो मैंने इसीलिए कहा ये बहुत ही डेंजरस मामला है और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी ऑयल तो आपको पता ही है, इंडिया रशिया ऑयल इंपोर्ट में तो सबसे बड़ा टारगेट है आजकल, और अमेरिका तो ऐसा डायरेक्टली कोई काम करता नहीं ताकि उनका नाम न आए इस बात में, तो वो इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान जैसा प्रॉक्सी स्टेट तो कोई है ही नहीं वर्ल्ड में, उसको जो पैसा देता है वो करता है, खासकर अमेरिका। तो यही इसीलिए मैं कह रहा था, इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, दे विल हैव टू डेवलप, एंड खासकर हमारा कोस्टल एरिया को तो एकदम से उनको जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, खासकर वो इलाके जहां पर कि उन्होंने अनाउंस किया है, जैसे ऑयल रिफाइनरीज है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है मेरे ख्याल से दुनिया की। तो सर क्रीक से आना, वहां से तो अगर वो कोस्ट लाइन टच करते हैं और बीएसएफ की निगरानी में नहीं आते तो वो तो आराम से वहां पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें तो कंसिडर की जाएंगी कि टारगेट कौन सा है, नजदीक से नजदीक कौन सा इलाका, ताकि उनको ज्यादा ट्रेवल न करना पड़े, हथियार कहाँ पर छुपाए जा सकते हैं, इंटेलिजेंस कहाँ मिल सकती है, टारगेट को रिकॉग्निशन कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए सर क्रीक तो बहुत ही एक आइडियल स्पॉट है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो सर क्रीक का इलाका है ना, बारिश के दिनों में आजकल वहां ना वाटरवे जो है वो अपना कोर्स बदलती रहती है। अच्छा। तो आपका पोस्ट अगर बीच दरिया, अभी लग रहा है कि बीच नदी के है सर क्रीक के बीच, तो वो शिफ्ट भी हो जाता है, डेजर्ट बन जाता है विंटर में, और बारिश में फिर पानी हो जाता, तो आपके पोस्ट को वहां से वैकेट करना पड़ता। बहुत जबरदस्त बदलाव आता है वहां पर। इट्स ह्यूज मार्शी एरिया, और वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत आसान है, क्योंकि
आप हर जगह पर तो अपने ट्रूप्स नहीं बिठा सकते। और क्योंकि जो क्रीक है, अब क्रीक भी बहुत बड़ी है, तो क्रीक में टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत आते हैं, तो हर एक टर्न एंड ट्विस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन में भी नहीं है, अनलेस आप वहां पर फिजिकल पेट्रोल ना भेजें। अब फिजिकल पेट्रोल कहाँ कहाँ भेज सकते हैं आप? तो ये एक इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ही आइडियल जगह है, और जो टारगेट आपने खुद ही बता दिया उसके लिए तो बेस्ट है ये, क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक है वहां। सर, और यही सर क्रीक का ही इलाका था जो एक बार कहा जाता है कि यूपीए सरकार में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान को दे दें। उन्होंने तो ये भी बोला था सियाचिन पाकिस्तान को दे दें। उन्होंने तो ये भी बोला था कि शर्म शेख में हम हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बलूचिस्तान में काम कर रही है हम उनको रोकेंगे। वो दैट वाज अ डिजास्टर। तो सर क्रीक भी दे दो, सियाचिन भी दे दो, सब ऑपरेशन बंद करो, ये तो प्रॉब्लम है। भारत के साथ तो हमेशा ये प्रॉब्लम रही। गुजराल डॉक्ट्रिन भी यही था, और मोरारजी देसाई ने भी, आपने देखा होगा, सबसे पहले तो उसी ने रॉ को कंप्लीट एक्सपोज कर दिया। जवाहरलाल को वादा किया कि मैं इनको काम नहीं करने दूंगा। और अब ये बातें तो इंटेलिजेंस से बाहर आती नहीं, लेकिन हमारे तो हंड्रेड्स ऑफ आवर सोर्सेज वर किल्ड, मैसेकर्ड, बेरीड इन अननेम्ड ग्रेव्स। तो हमारा तो प्रॉब्लम तो है ही ना, हमारे देश में तो है ही। मैंने अभी तो बोला, जब अमेरिका अगर कुछ करना चाहे यहाँ पर बांग्लादेश पाकिस्तान को मिलाकर, सबसे बड़ा एसेट तो उनका फिफ्थ कॉलम है इंडिया के अंदर। दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन अब अभी जैसे आपने तेल का जिक्र किया, अब देखिए अमेरिका को तो मिर्ची इसी बात से लगी हुई है कि भारत क्यों कच्चा तेल खरीदता है रशिया से। हमारे विदेश मंत्री ने भी तो दो टूक कहा ना कि अगर हमसे हमारा जो रिफाइंड ऑयल है आप भी तो खरीदते हैं, ईयू खरीदता है, मत खरीदे, दिक्कत क्या है। हम थोड़े कह रहे हैं कि आप खरीदो खरीदो हमसे। अनुजी, ये जो ऑयल वगैरह का जो बहाना कर रही है ट्रम्प, ये फंडामेंटल रीजन नहीं है। ये बहाना ढूंढा जा रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि डीप स्टेट अमेरिका का कुछ प्लान है इधर। वो चाहते हैं वही हालात यहाँ हो जो बांग्लादेश में हो। वो चाहते हैं वही हालात यहाँ बने जो उन्होंने पाकिस्तान में किए। आफ्टर ऑल इमरान खान की तो मेजॉरिटी थी पाकिस्तान सेनेट में, वो कैसे मेजॉरिटी से हट गए? कैसे वो मिनॉरिटी में तब्दील हो गए? कैसे फिर मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनी? कैसे फिर आर्मी इतनी पावरफुल बनी? कैसे उसको जेल में डाला गया? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में रखे। और कितना सारा किया। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि सब पावर वहां आर्मी चीफ के पास होती है। तो वो चाहते हैं इंडिया में भी ऐसा हो। इनफैक्ट आपने किसान आंदोलन देखा, आपने शाहीन बाग की प्रोटेस्ट देखी, आपने राइट्स देखे ईस्ट दिल्ली में। वो क्या था? वहां कोई खास वजह तो थी नहीं, यही करना है, दे वांटेड दिस। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो ये बिल्कुल खुद कहा कि मैं भारत के जो हमारे हित हैं उनको मैं कभी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। और उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला कि मुझे मालूम है कि इससे मेरा व्यक्तिगत तौर से नुकसान होगा, क्षति पहुंचेगी। तो उसका मतलब क्या है? या तो उसको एलिमिनेट करेंगे या तो तख्ता परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा। यही दो चीजें हो सकती हैं। तो इस डायरेक्शन में काम हो रहा है। अभी जो सरजी गोर नया राजदूत है, कौन है ये तो मागा का टॉप नॉचर है। ये ही हैज द एयर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उसका करीबी है ये। तो उसको क्या आपने देखा होगा, उसको न सिर्फ उन्होंने भारत का एम्बेसडर बनाया है, लेकिन पूरा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का प्रभारी बनाया है। तो यहाँ जो कुछ भी करेगा एक सिंगल विंडो होगी, उसी से सब होगा। और मैं तो नहीं समझता हूं कि लोग तो कह रहे हैं अरे इससे वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नजदीक है, इसलिए एटलीस्ट हमारी बातें स्टेट पे प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएंगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इंडिया के अंदर टॉप नॉचर्स रहे हैं अमेरिका के एम्बेसडर, J.K. गालब्रेथ, इतने डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, मोनिहन,
लेजेंडरी सेनेटर। तो उस विषय में एक 38-year-old, उसको पता ही नहीं हिंदुस्तान के, ना उसने कुछ पढ़ा है ना लिखा है, उसको आप भेज रहे हो तो मतलब आप किसी एम से भेज रहे हो ना, और एम यही है कि यहाँ पर मोदी को किसी तरीके से हटाना है। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, इसी तरह से उसको हटाना है। और इसमें हमारा जो 5th कॉलम है, आपने देखा पार्लियामेंट नहीं फंक्शन होने दिया। सर, चुनाव आयोग पे सवाल भी तो उठ रहे हैं, वो भी तो एक डीप स्टेट की साजिश ही है। एब्सोल्युटली, यही मैं कह रहा हूँ। जो इंस्टीट्यूशन, जिन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में 70-75 साल लगे, जिनकी इतनी बड़ी विश्वसनीय छवि है, उसको आप डिग्निफाई कर रहे हो, उसके ऊपर इतनी बेइज्जती कर रहे हो कि लोगों को ये लगे तो है ही नहीं, ये तो सब चोर हैं, ये तो चोरी हो रही है, लोगों का ट्रस्ट ही उसमें खत्म हो जाए। और इंस्टीट्यूशन तो आपको जिंदा रखते हैं, पार्लियामेंट है, मीडिया है, जुडिशरी है, चीफ इलेक्शन कमीशन है। जब आपका लोगों का विश्वास इससे उठ जाएगा तो अराजकता होगी, वायलेंस होगी, लोग बोलेंगे हम इलेक्शन में वोट क्यों कर रहे हैं अगर हमारे वोट का कोई, और यही काम हो रहा है, यही काम हो रहा है। पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं, बाहर जाकर प्रेस को संबोधित करते हैं, अंदर जाकर डिस्कशन नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत साजिश है, ये बहुत साजिश के मुताबिक ये काम हो रहा है, और हर भारतीय को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा आगे कुछ दिनों में क्या हो रहा है, और नहीं तो हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये जो सर्जियो गोर, अगर ये आ रहा है तो ये बड़ा करीबी है डोनाल्ड ट्रंप का, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिश्ते खराब किए भारत से, और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया जा रहा है कि भारत को दुश्मन बना दिया उन्होंने, तो उन रिश्तों को ठीक करने के लिए ये सर्जियो को भेजा जा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि डीप स्टेट की एक साजिश के तहत आ रहा है और यहां आकर और रायता फैलाएगा? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि ये डीप स्टेट की एक चाल है। और नहीं तो आप बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का भारत के अगेंस्ट ऐसे जाने का मतलब क्या है? किस वजह से हमारे अगेंस्ट गए? मैं नहीं मानता हूं कि रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं और इस वजह से गए, क्योंकि रशिया से ऑयल खरीदने के लिए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हमें बोला था, ताकि दुनिया के अंदर जो है तेल की कीमतों को स्टेबलाइज किया जाए। ये तो हमारे विदेश मंत्री ने 2-3 बार ये कहा। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, उन्होंने जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, उसको वो कह रहे हैं सैंक्शन। मतलब हमको ईरान के बराबर उन्होंने अपना दर्जा दिया, रशिया के बराबर अपना, तो उनके दुश्मन है। उन्होंने तो B-52 बॉम्बर भेजे ईरान में, रशिया के साथ तो हर दिन लड़ाई हो रही है। तो क्या हम उसी श्रेणी में इन्होंने हमें लाया? क्या इस वजह से लाया कि भाई हम तेल वहां से खरीद रहे हैं, जबकि उन्होंने ही बोला था आप तेल खरीद लीजिए उनसे? तो ये बहाना, मैंने कहा ना आपको, ये तो एक बहाना है, प्लान कुछ और है इनका। और प्लान यही है जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, यहाँ पर भी है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग, बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, और हम इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते हैं, हम अपनी ऑटोनॉमी को कंप्रोमाइज नहीं होने देते हैं। तो इस वजह से वो हमारे से नाराज हैं, और नाराज इसलिए भी हैं, ये तो ऊपर ऊपर की बात है नाराजगी, लेकिन डीप स्टेट क्या सोच रहा है ये तो उन्होंने कराया होगा सब कुछ। नहीं तो पिछले 10-12 साल से, तो 10-12 साल के पिछले 30 साल से एक्चुअली इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जब हुई थी, तब से तो हम करीब आ रहे हैं अमेरिका के स्ट्रेटेजिक फोरम पर। जो स्ट्रेटेजी की जो हमारी सबसे बड़ी एक पहल थी, वो थी अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारना। जब वाजपेयी जी ने बोला कि अमेरिका एंड इंडिया आर नेचुरल अलाइज, उसका मतलब क्या था? ये तो मतलब था कि वो पुरानी डेमोक्रेसी, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम भी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, वो भी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, यहाँ पर सब इंस्टीट्यूशन ओपन है, दे कैन बी एग्जामिन्ड, टॉक्ड अबाउट, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है। तो अमेरिका, हमारे इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है वहां पर। अमेरिका और इंडिया की न्यूक्लियर डील के बाद कई सारी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिर्फ मैच नहीं हो रहे, एमएच कर रहे हैं उनको। हम वहां से सामान खरीदा, कितना साला मिलिट्री इक्विपमेंट हमने खरीदा वहां से। तो ऐसे सडनली क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने सोचा कि भाई इस इलाके में अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है,
पाकिस्तान अकेला उनका दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि चाइना का भी दोस्त है, बांग्लादेश छोटा सा कंट्री, तो इनको इकट्ठा मिलकर अगर हमें इंडिया भी हमारी बात मानेगा तो हम बेसिकली अंजू जी पॉइंट ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले तक अमेरिका आइसोलेशन में रह रहा था और दुनिया भर में हुकूमत कर रहा था ब्रिटेन। तो उन्होंने जियो पॉलिटिक्स ब्रिटेन से सीखा, खासकर चर्चिल से सीखा। तो वो सोच रहे हैं कि भाई ब्रिटेन तो विड्रॉ हो गया हर कॉलोनी से, अब हमारा नंबर है दुनिया भर में रूल करना, और उनको बहुत कामयाबी भी मिली जब सोवियत यूनियन के हिस्से हो गए। लेकिन इतनी देर में चाइना उभरा, इतनी देर में अब इंडिया उभरने की कोशिश कर रहा, तो उनको जो यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें वो हुकूमत कर रहे थे सोवियत यूनियन के ब्रेक के बाद, अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड में उनको चैलेंज मिल रहा है। लेकिन डीप स्टेट ये बात नहीं मानने को स्वीकार है, तो वो लड़ेगा इसके लिए, और भारत जैसा देश है उसके निशाने पर आएगा। चाइना नहीं आ सकता, देखो चाइना हमसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। चाइना क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज चाइना इज टू स्ट्रांग। चाइना बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते, हमको प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिकली आप गवर्नमेंट चेंज कर सकते हो। तो आपने सिर्फ कुछ ऐसी हवा पैदा करनी है कि ये तख्ता परिवर्तन। जी जिनपिंग ने तो जब से वो आया 2012 में, तब से अभी तक उसने, वो ना सिर्फ सेक्रेटरी जनरल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन है, वो प्रेसिडेंट भी है। तो जो 3 बड़े बड़े ओहदे होते हैं चाइना में जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वो उनका हेड है। तो उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि वहां चांस नहीं है अमेरिका का तख्ता पलट करने का। इंडिया में है बिकॉज डेमोक्रेसी है। यहाँ तो लाल किला में आप खालिस्तानी झंडा भी लगाओ तो वो भी माना जाता है। किसान लोग प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, वो भी मंजूर है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर एक को बोलने का हक ऐसा माना जाता है। बट दिस इज बीन, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, और इसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और सर यहाँ तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही ये कहता है कि वोट चोरी की सरकार है। आप देखो ना किस तरह से बिहेव किया जा रहा है, कि मतलब नारे लगवाए जाते हैं बच्चों से, वोट चोर, फिर वो आगे से उनको बोलते हैं कि बोलो नरेंद्र मोदी। इस सब कुछ सर वेस्टर्न मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है? वो जो इस इकोसिस्टम के अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब में खबरें बड़े बड़े पन्नों में छप रही हैं हेडलाइंस के साथ। अंजू जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर, ये बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं ना, ये अपने देश की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने देश से ज्यादा उनके गवर्नमेंट की बात करते हैं। अगर इराक में हमला होना है, आप देखेंगे 1 साल पहले से ही ऐसी खबरें आएंगी जैसे कि सद्दाम हुसैन दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, उसको तो जाना ही चाहिए। यही ये हवा पैदा करते हैं, क्रिएट दिस क्लाइमेट, एंड एट दिस एवरी लेवल, हर लेवल पर, मीडिया में, थिंक टैंक्स में, राइटिंग्स में, पेपर्स के अंदर, इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस के अंदर, हर जगह यही चलता रहता है। और फिर दुनिया की ओपिनियन को ऐसा बनाते हैं कि जब अमेरिकन ट्रूप्स लैंड होते हैं, फिर वो तख्ता पलट करते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और भारत के बरखलाफ तो ये जितनों का आपने नाम लिया, दे हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट। आप कभी भी बीबीसी चलाइए, आपको एंटी इंडिया न्यूज ही मिलेगी। इंडिया का पुअर कंट्री है, स्नेक चार्मर्स हैं, साधु हैं, यहाँ तो कुछ नई चीज है ही नहीं, यही दिखाया जाता है। लेकिन जो डायरेक्टली डील करते हैं हमारे साथ, खासकर ये आईटी फील्ड में जो हमारे लोग हर एक जगह पर टॉप नॉचर्स बने, अब उनको थोड़ा पता चल रहा है। इससे अमेरिका को लग रहा है कि हम बाजी हार रहे हैं यहाँ पर। और हमारे देश में, आपको पता है, मैं राहुल गांधी का डायरेक्टली नाम लेता हूं, मुझे लगता है उससे जैसा एक 5th कॉलमिस्ट है ही नहीं देश में। बिल्कुल, वो हिंदुओं की भर्त्सना करता है, वो देश की भर्त्सना करता है, इंडियन आर्मी को नहीं छोड़ता। वो जो भी सबसे, पाकिस्तान की हिमायत करता है। ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज गिरे? अरे भाई, तुम्हें कितने जहाज गिरे? तुम्हें उसे ये तो बोलो ना, आपने नूर खान को कैसे बर्बाद किया, किराना हिल्स में क्या हुआ, ये तो बताओ। आप ये भी तो बताओ। आपने मुरीके में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, वो बताओ। क्यों नहीं बताते? वो बावलपुर में क्या हुआ, वो क्यों नहीं बताते?
5 टेररिस्ट कैंप पीओके में हमने उड़ा दिए, और कल परसों उन्होंने एक आदमी को पकड़ा भी, वहां पर आपने शायद पढ़ा होगा कि जो भारत को एग्जैक्ट जियो लोकेशन भेजता था, एग्जैक्ट जिस मस्जिद में है उसका एग्जैक्ट पिन पॉइंट उन्होंने मैप पर डॉट दिखाया और बॉम्ब वहीं गिरा, उसको पकड़ा उन्होंने। पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हमने ऐसा काम किया, हमको नुकसान हुआ, लेकिन अपोजिशन का लीडर तो क्या क्या बकवास लगा रहा है। किसी और देश में तो उसको जेल में डालना चाहिए था जो उसने बातें कही है। बिल्कुल। कौन है उनके एलाइज? एक उनके एलाइज है डीएमके कि हिंदुत्व इज डेंगू, दूसरा वो के राजा, वो बोलते हैं हिंदू का तो खत्म होना चाहिए। कमला हसन है, वो कहता है एजुकेशन आएगी तो हिंदुत्व सनातन खत्म हो जाएगा। ये उनके इमरान क्या कुरैशी क्या नाम है उसके, जिसने बोला मोदी के टुकड़े टुकड़े करेंगे, वो इनका एमपी बना इमरान मसूद सहारनपुर का। तो कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जो एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू हैं, और जिनको पावर की चाहत है। मैंने समझता हूं कि हर एक आदमी इनमें से एंटी इंडिया नहीं, लेकिन पावर हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तेजस्वी यादव, ही इज नॉट एंटी इंडियन, आई डोंट थिंक ही इज एंटी, लेकिन उसको ताकत चाहिए, वो राहुल से हाथ मिलकर सोचता है कि मुझे ताकत मिलेगी। दिस इज द प्रॉब्लम विद हिम। लेकिन दूरगामी इससे क्या असर पड़ेगा देश की यूनिटी के लिए, इनको चिंता नहीं है। इनको तो सिर्फ चाहिए कि भाई हमें ताकत मिलनी चाहिए, और इनकी कामयाबी भी बहुत ज्यादा हुई। आफ्टर ऑल दे गॉट 230 सीट्स, दे वर जस्ट शॉर्ट ऑफ 40 सीट्स। अगर 20-25 सीट इधर उधर हो जाती तो क्या होता है इधर देश में? तो उन्हीं 20-25 सीटों का तो रोना राहुल गांधी रो रहा है ना। ये वोट चोरी में भी आप देख लीजिए, इन्होंने क्या वो उसने CSDS के कौन है, अब उसके आगे FIR हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था वो गलती कर रहा है, लेकिन डेलिबरेटली उसने गलती किया। लोगों के दिल में, मैं यही कहा ना, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके ऊपर बिलीफ खत्म हुआ, उनकी फेयरनेस पर बिलीफ खत्म हो गया, तो मामला चला गया। उसने जो करना था किया, अब वो स्टेटमेंट वापस ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फर्क तो स्ट्रेटेजिक है, लेकिन टैक्टिकल तो नुकसान उसने पहुंचा दिया ना इमीडिएट फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। ये लोग जो इकट्ठा काम करते हैं और विदेशी ताकतों के लिए काम करते हैं। मैं 100%, हर एक आदमी नहीं विदेशी ताकतों के लिए काम, कुछ जो एलिमेंट्स यहाँ पर जो उसको घुमाते हैं, दोज हु प्रोवाइड इट द एक्सेलरेशन, दे वर्क। बाकी तो उनको सत्ता चाहिए। अखिलेश को यूपी में सरकार चाहिए, तेजस्वी को बिहार में चाहिए, तो उसको जो भी मदद कर सकता है उसके लिए वो चंगुर बाबा से भी हाथ मिला लें तो दे आर हैप्पी विद दैट। उनको सत्ता चाहिए। आपको ये लगता है कि अमेरिका को ये डर भी सता रहा है कि भारत, रशिया के साथ तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, अब तो चाइना के भी क्लोज जा रहा है भारत, और ये इन 3 देशों का भी एक ब्लॉक बन सकता है, उसको किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए कि वो ना बने, क्योंकि अमेरिकी हमेशा चाहते रहे कि चाइना और भारत के बीच में प्रॉक्सी वॉर चलता रहे। इसीलिए आपको लगता है ये जो सर्जियो गोर आ रहे हैं, इनको साउथ एशिया का भी प्रभारी बनाया गया है ताकि वो इन सब पर भी नजर रखे? देखिए, मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में कहा था, रशिया शायद सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर से थोड़ा कम तो है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी पावर है। पूरा नेटो, पूरी अमेरिका उसके बरखिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है पिछले 3 साल से, लेकिन यूक्रेन का कम से कम 25% इलाका तो रशिया के कब्जे में है, और वो बात नहीं मान रहे ट्रंप की। तो क्या इससे हम क्या निष्कर्ष निकलता है कि रशिया इज अ पावरफुल कंट्री। नाउ गोइंग टू चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। इसका J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एज गुड एज एनी अमेरिका कैन प्रोड्यूस। इसका जो अभी उन्होंने एक अंडरग्राउंड अनमैन्ड अंडरग्राउंड एक रॉकेट सिस्टम बनाया जो हाइपरसोनिक, जो 100 नॉट्स पर आवर के हिसाब से चल के वो कन्वेंशनल वॉरहेड और न्यूक्लियर वॉरहेड भी बना सकता है। लेटेस्ट है जो 3 सितंबर को दिखा रहे हैं। चाइना पिछले 30 साल से कम 6-7-8% उनकी रेट ऑफ ग्रोथ थी, अब पिछले 2 साल में कम हुई है। लेकिन चाइना डेफिनेटली इज
इज ए चैलेंज टू अमेरिका। अब चाइना और रशिया आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका के पावर स्ट्रक्चर को? वैसे ही आपने देखा होगा जिस प्रकार से नाटो के लीडर्स अमेरिका के गए, उनको पता है कि हम अमेरिका के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और ट्रम्प की जो पॉलिसीज रही हैं अमेरिका की, क्योंकि उनको पैसा चाहिए सिर्फ नाटो के प्रति, वो भी कहाँ अच्छी है, वो तो उनको तो लग रहा है कि वो हमें अबैंडन कर रहे हैं। अब अगर इंडिया भी इनके साथ मिलेगा तो पहले तो इसका सबसे बड़ा नतीजा होगा यूरोसेंट्रिक जो अमेरिका की पॉलिसीज रही हैं, यूरोसेंट्रिक ट्रांस अटलांटिक, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टू एशिया। तभी इसको गोर को उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया पूरे का हेड बना रखा है, बिकॉज उनको पता है कि थोड़ी देर में ये जो यूरोसेंट्रिक हमारी स्ट्रेटेजी थी उसको शिफ्ट होना है टुवर्ड्स एशिया। और खुदा न खास्ता अगर चाइना ने ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया फिर तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा तो फिर वो इंडिया को नाराज क्यों कर रहे हैं? वो नाराज इसलिए कर रहे हैं कि ट्रम्प एक डिक्टेटर है। ही हैज वन इलेक्शन, नो डाउट, फेयर इलेक्शन जीता उन्होंने, लेकिन वो पावर, उसके दिमाग में पावर इतना जबरदस्त चला गया है कि वो चाहते हैं हर एक आदमी अमेरिका की बात माने। पहली बात ये है। दूसरा, उसका बैकग्राउंड रियल एस्टेट का लगा है, हर जगह से वो पैसा बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे नाटो के देश घबरा गए और नाटो अमेरिका के पांव पर पड़े, इंडिया भी ऐसा ही करेगा। तो इंडिया के ऊपर दबाव डालो ताकि वो भी हमारी बात माने। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। वी हैव मेड इट वेरी क्लियर। ऐसा नहीं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा, देखिए ट्रम्प ने जो हमारे बरखिलाफ किया उससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। जब 25% उन्होंने टैरिफ बढ़ाया तो 0.2 तो 0.4 जीडीपी में फर्क पड़ रहा था, लेकिन जो उन्होंने अब 25% और बढ़ाया उससे हमें हमारी जीडीपी पर रेट ऑफ ग्रोथ 2.2 से लेकर 2.4 रेट ऑफ ग्रोथ पर असर पड़ेगा, माइनस हो जाएगी। तो बहुत बड़ा रकम है ये। इसमें नौकरियां चली जाएगी, रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। जो हम इतना सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते थे, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने किसानों का हित देखने में, वो पैसा तो कम हो जाएगा ना। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैलेंज को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम अमेरिका से हमारे से तकरीबन $86 बिलियन का ट्रेड है, विच इज अ बिग अमाउंट। लेकिन हमने रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं, हमने कम से कम पिछले 2-3 साल में $16 बिलियन उसमें बचाए हैं, कमाए हैं। इसीलिए तो वो रो रहे हैं। और हम तो जो हमारे हित में होगा वो करते रहेंगे। हम देखिए, उन्होंने ये टैरिफ किस में लगाया? उन्होंने ट्रैवल फार्म प्रोडक्ट्स में लगाया, उन्होंने टैरिफ जेम ज्वेलरी में लगाया, और सिर्फ टैरिफ जो है एनर्जी और फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सा। लेकिन ये जो हमारे एग्रीकल्चर, उससे तो 70% ऑफ आवर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो हम कैसे मानेंगे? डायरी प्रोडक्ट्स हम कैसे मंगाएंगे जो वो गाय को खिलाते हैं, फिर उसको, यू नो, वी हैव रेड दैट ऑल इन द न्यूज़पेपर्स। सो ये जो मुझे लगता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो व्यक्तिगत रूप से जो उसका एटीट्यूड है वो हिटलराइट है, मतलब वो डिक्टेटरशिप टाइप का है कि जो मैंने कहा उसी को मानना है। तो ऐसा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो ऐसा चलता नहीं। इनिशियली तो शायद उनको कामयाबी मिलेगी, लेकिन एक समय आएगा जब वो टकराव की स्थिति में आएंगे और फिर नुकसान तो होगा ही, सबका नुकसान होगा। तो ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक चीज तो 100% श्योर है, इंडिया रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा, बल्कि रशिया ने तो अनाउंस किया हम 5% और उसमें रियायत दे देते हैं। और हम काफी सारा तेल उनसे खरीदे। तो कहाँ 2% होता था हमारा तेल का इंपोर्ट, नाउ इट हैज गॉन टू 24 to 26%, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। पहले हम यूक्रेन से 220 में कितना 2% के करीब था, ये मैं बता रहा था आपको। और अब 15-16 बिलियन का हम तेल खरीद रहे हैं उनसे। और हम उसको, ये सच है कि हम उसको हम क्रूड खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, फिर बेचते हैं,
तो हर एक आदमी यही करेगा, देश के हित को तो सर्वोपरि में रखना है। अमेरिका को दादागिरी की आदत है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि और देश भी पनपे। आप ठीक कह रहे हैं कि ईयू चरणों में आकर गिर गए, नेटो कंट्रीज गिर गए, तो उसको लग रहा है भारत भी ऐसा करे, लेकिन भारत ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। और हमारे प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि अगर व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, तो देश उनके साथ है। अब ये जो सर्जियो भारत आ रहे हैं, ये कौन सा नया खेल खेलेंगे सर? इसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उनका पूरा बैकग्राउंड तो खुलकर सामने आ ही गया है। 38 साल की उम्र में वो कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, ये भी सब समझ रहे हैं सर। चलिए देखते हैं उनके आने पर देश में क्या कुछ बदलता है। लेकिन जो हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा किया जा रहा है एक साजिश के तहत, डीप स्टेट की साजिश के तहत, सर वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे भी निपटना होगा हमको। आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अंजू जी, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।